कल आपको डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट बता दिया गया था। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बाद आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़ के बेसिक को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर एंड टेंसर। मतलब जब हम किताब का इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो हमने आपसे कहा था वेक्टर को भी छोड़ दीजिए, हम केवल डिफरेंशियल ज्योमेट्री की परिभाषा बता रहे हैं, इसीलिए छोड़े थे क्योंकि दूसरे चैप्टर से वेक्टर शुरू हो जाएगा। और दरअसल वेक्टर की एक्चुअल में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जो हम आपको बताएं, उसकी परिभाषा को जानने के लिए 8-10 टर्म को सीखना ज़रूरी है। जैसे अभी हम वेक्टर बताना शुरू करते हैं तो आप इंडेक्स नहीं जानती थी, वेरिएबल नहीं जानती थी, क्रोनिका डेल्टा नहीं जानती थी, उसके ऊपर से सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट नहीं जानती थी, डमी इंडेक्स नहीं जानती थी, फ्री इंडेक्स नहीं जानती थी, डमी इंडेक्स का एप्लीकेशन नहीं जानती थी, तो इसलिए मुझे वो वहाँ पे बताना सही नहीं लगा, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट पे अप्रोच करेंगी तो उसके पहले अभी हम आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट पढ़ने के बाद आप ये समझेंगी कि एक्चुअली में हाउ टू राइट अ वेक्टर, वेक्टर को लिखते कैसे। इसीलिए उसका इंट्रोडक्शन जब मैंने बुक स्टार्ट की तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि उसको दिया जाए, ठीक है। तो हेडलाइन डालिए फंक्शनल डिटर्मिनेंट, फंक्शनल डिटर्मिनेंट्स, फंक्शनल डिटर्मिनेंट्स। फंक्शनल डिटर्मिनेंट्स नाम सुना है कभी फंक्शनल डिटर्मिनेंट्स का? जैकोबियन सुना है? जैकोबियन, जैकोबियन नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। जब हम एमएससी में गए थे तो मेरे क्लास के कुछ बदमाश लड़के थे, 8-10 लड़के अपने ग्रुप बना के अपना नाम रख लेते जैकोबियन। अब भी उनका ग्रुप चलता है और उन्होंने फेसबुक पे मेरे ईयर का बैच बना रखा है एमएससी, वो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट उस पर आती हैं। मतलब वाकई में हम भी देखते तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं कि काश हम एक गेट टुगेदर रख सकें, ठीक है। तो उसमें कौन कहाँ पहुँच गया, किसने क्या किया क्या नहीं किया, और सबके बारे में बड़ी खूबसूरती से लिख करके वो देता है। जैसे एक बार मेरा ही इंट्रोडक्शन लिखा था तो बड़ा खूबसूरत इंट्रोडक्शन लिख कर आया था कि नाउ, उस समय हम पढ़ाते नहीं थे, ब्रेक ले रखे थे 3 साल का, नाउ शी इज़ अ होम मेकर करके बहुत खूबसूरत पोस्ट मेरे लिए डाला था। तो जो भी उसका एडमिन है एक बंदा एडमिन है, उसने जैकोबियन नाम रखा था और किसी भी एक पर्सनालिटी को वो इतनी सुंदरता से डिफ़ाइन करता है कि वाकई में आपको ये लगने लगे कि आप कुछ थे। उसकी वो पोस्ट देखने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से पढ़ाना शुरू करूँगी, ठीक है। मतलब थैंक्स टू हिम, क्योंकि उसने इतना अच्छा डिस्क्राइब किया हमको लेकर के, तो हमको लगा कि अगर हम अपना करियर छोड़ देते हैं क्या बचा, चीज़ें तो मैनेज हो जाती हैं ऐसे आगे पीछे करके, ठीक है। तो उसका बहुत बड़ा हाथ है मेरा फिर से शुरू करवाने में, और बाकी मेरे हस्बैंड का रोल है इतना प्रेशर लेने में। चलिए ठीक है। देखिए फंक्शनल डिटर्मिनेंट को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो है जैकोबियन, ठीक है। पहले होता क्या है उसको समझिए। जैसे अब यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएंगे, तो बच्चे हमसे ये पूछते हैं अरे n डायमेंशन में कोऑर्डिनेट भी होता है, हमको तो पता ही नहीं था। क्यों नहीं होता है? जैसे आप 2 डायमेंशनल स्पेस की अगर बात करें तो आपने उसमें कार्टेशियन पढ़ा था, अरे हम खुद पढ़ाए थे सेकेंड ईयर में, है ना। कार्टेशियन पढ़ा था, पोलर पढ़ा था, और 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बताया था आप लोगों को, कार्टेशियन, पोलर और फंक्शनल, मतलब ऐसे करके कई सारे आप लोगों को बताते हैं, जिसमें से आप मेन अभी 2 समझिए, कार्टेशियन और पोलर, क्योंकि उतना हम फिर वापस जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनते हैं। इसमें किसी पॉइंट का वेरिएबल लिखते हैं तो x, y पे लिखते हैं, इसमें लिखते हैं तो r, थीटा में लिखते हैं, इंट्रिंसिक में लिखते थे तो s, साई में लिखते थे, ठीक है। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम याद आया, s, साई, s इज इक्वल टू c tan साई, कैटनरी का इक्वेशन। चलिए कोई बात नहीं, मत याद रखिए। ये कभी सुना होगा, देखा होगा, पैरामीट्रिक पढ़ाए थे, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, ठीक है। मतलब इस तरीके से करके बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो 2 डायमेंशन में हमने क्या देखा, बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 3 डायमेंशन की बात करें तो कार्टेशियन में x, y, z, पोलर में r, थीटा, फाई, ठीक है, इंट्रिंसिक में s, साई, फाई, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो हुआ क्या कि किसी भी डायमेंशन में बहुत सारे कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, ठीक।
अब बात आती है n डायमेंशन की। तो भाई ये तो हम समझ गए एक्स वाई जेड आर थीटा फाई एक एक बढ़ता जाता है, तो n डायमेंशन में हम कैसे समझेंगे? तो उसके लिए क्या तरीका बताया गया कि n डायमेंशन में आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे लिखती हैं x1 x2 x3 डैश 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 xn, है ना। ये पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको मोटा मोटी आप xi भी लिखती थी, जहाँ xi कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है 1 से लेकर के n तक। अगर कोई दूसरा कोऑर्डिनेट लिखना हो, मान लीजिए ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं x, y। अब हम दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना चाहते हैं, तो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे क्या होता है r थीटा। लेकिन अगर हमको n डायमेंशन में दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना होगा तो हम उसी ऊपर वाली चीज़ को लिख करके उस पर बार लगा देते हैं। तो बार लगाने से ये क्लियर हो जाता है कि ये किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये कार्टेशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये पोलर को कर रहा है। डबल डैश लगा देंगे तो वो इंट्रिंसिक को कर रहा है, ट्रिपल डैश लगा देंगे तो वो पैरामीट्रिक को कर रहा है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि बस आपको वेरिएबल को दिखाने का तरीका बदलना होगा। ठीक है, दिमाग में खुराफात चल रही है, झुट्टे ही मैंने एक्स कर दिया, y1 y2 y3 y4 डैश 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 yn करती तो भी वो दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाता? नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल की जगह आपको बार लगाना है, उसी वेरिएबल की जगह आपको डबल बार लगाना है, उसी की जगह आपको ट्रिपल बार लगाना है, तब वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज होगा। अगर ये कार्टेशियन है तो ये पोलर है, डबल डैश वाला इंट्रिंसिक है, 4 डैश वाला पैरामीट्रिक है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि n डायमेंशनल स्पेस में कैसे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 डायमेंशन में एक्स वाई लिखा होता है तुरंत हम कहते हैं ये कार्टेशियन लिखा है, आर थीटा लिखा होता है तुरंत हम कहते हैं ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एस आई होता है तो तुरंत कहते हैं कि ये इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, डबल बार लगाएंगे तो वो तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, 4 बार लगाएंगे तो वो चौथा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। मतलब यहाँ अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम की पहचान एक्स पे लगाए गए बार से होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, मान लीजिए इसको हम लिखेंगे x बार i से। मान लीजिए x बार i फंक्शन है x1 x2 x3 डैश 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 xn का। x बार i फंक्शन है x1 x2 x3 डैश 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 xn का। इसका मोटा मोटी ये मतलब होता है, आप मेरे यहाँ पढ़ने आ रही हैं, आज हमने आपको जल्दी बुला लिया, ठीक है, तो आप मेरे बुलाने पे चली आई तो आप मेरे पे निर्भर करती हैं, है ना, आप मेरे पे निर्भर करती हैं। मैम ने कहा 12 बजे तो हम 12 बजे आ गए, मैम ने कहा 2 बजे तो हम 2 बजे आ गए, मैम ने कहा 4 बजे तो हम 4 बजे जाएंगे, तो आप मेरे पे निर्भर कर गई। तो यहाँ पे आप मेरे पे निर्भर कर गई मतलब आप मेरी फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे x बार i अगर इन सब का फंक्शन है तो x बार i इन सब पे निर्भर करता है। इन सब का मान अलग अलग लेंगे, इन सब का मान अलग अलग लेंगे तो इसका मान बदलता जाएगा। तो x बार i किस पे डिपेंड करता है? x1 x2 x3 डैश 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 xn पे। अगर ये इस पे डिपेंड करता है तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आपको पता है ये इसका फंक्शन है तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। कल बताए थे आपको कि अगर f फंक्शन है x y z का तो f डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, x डिफरेंशिएट होगा y के रिस्पेक्ट में, f डिफरेंशिएट होगा z के रिस्पेक्ट में। अगर हम f को अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि f अल्फ़ा का फंक्शन नहीं है। दूसरी बात, f एक से अधिक लोगों का फंक्शन है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा। x बार i एक से अधिक लोगों का फंक्शन है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा। x बार i x1 x2 x3 डैश 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 xn के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। किसी और के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिफरेंशिएट नहीं होगा बल्कि वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0।
जो जिसका फंक्शन है वो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। आप मेरी फंक्शन है तो मेरे हिसाब से चल रही हैं, कोई दूसरा बंदा आके कहेगा अरे कल 10 बजे आ जाना, आ जाएंगी नहीं। तो यही चीज़ है, आप मेरी फंक्शन है तो आप मेरी बातों को नोटिस करेंगी, आप मेरे पे डिपेंड करेंगी, किसी और पे डिपेंड नहीं करेंगी। किसी और ने आपको ऑर्डर दिया तो आप उसके ऑर्डर को डिनाई कर जाएंगी, छोड़ देंगी, इग्नोर कर देंगी, मतलब वैल्यू ज़ीरो, आपका रिस्पॉन्स ज़ीरो। ठीक है, तो अगर ये इन सब का फंक्शन है तो इन सब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, इन सब पे डिपेंड करेगा। कोई दूसरा अगर आ गया तो उसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होगा। क्लियर है? तो कहते क्या है, जब इस xi को डेल x बार i को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जहाँ i का मान कहाँ से कहाँ तक होता है n, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल डिटर्मिनेंट। ऊपर वाला रो को नीचे वाला कॉलम को बना डालिए डिटर्मिनेंट। पहला होगा डेल x बार 1 फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, nth कॉलम, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, सेकेंड रो, nth कॉलम। बढ़ते बढ़ते nth रो, फर्स्ट कॉलम, nth रो, सेकेंड कॉलम, nth रो, थर्ड कॉलम, nth रो, nth कॉलम, है ना। तो हमने इसकी हेल्प से एक डिटर्मिनेंट बना दी, इसी को फंक्शनल डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक, वाइवा में कैसे पूछते हैं सुनिए। फंक्शनल डिटर्मिनेंट के लिए कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम से चाहिए? दो, एक को बिना बार से रिप्रेजेंट किए, दूसरे को बार से। बार वाला, बाहर वाला, बार वाला या बाहर वाला किस पे डिपेंड करता है? बिना बाहर वाले के, क्योंकि आप मेरे यहाँ आती हैं पढ़ने। बाहर वाला या बार वाला किस पे डिपेंड करता है? बिना बार पे। तो बाहर वाला किसके ऑर्डर को सुनेगा? बार वाले के। बाहर वाला, बार वाला किसके ऑर्डर को सुनेगा? बिना बार वाले के। तो ये बाहर वाला किसका फंक्शन होगा? बिना बार वाले का। बार वाला किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? बिना बार वाले के। किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो वैल्यू ज़ीरो, डिफरेंशिएट कर दिया। i का मान 1 से n तक, ऊपर वाला रो को नीचे वाला कॉलम को बना दिया डिटर्मिनेंट। इसको बोलते हैं फंक्शनल डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो है, फंक्शन की डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट तो है, फंक्शन की डिटर्मिनेंट है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया? फंक्शनल डिटर्मिनेंट। और इसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं जैकोबियंस। जैकोबियंस। क्लियर है? लिखिए, लिखिए लेट x बार i, x बार i ऊपर लिखाएगा, जैसे ये लिखे हैं लेट x बार i, x बार i be the function of n variables, be the function of n variables x1, x2, x3 डैश 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 xn, सब में ऊपर होगा इंडेक्स में। मतलब किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो इंडेक्स हमेशा ऊपर होता है, नीचे नहीं आएगा। vn लिखेंगे तो भी इंडेक्स ऊपर होगा, v स्क्वायर लिखेंगे तो भी ऊपर होगा, क्योंकि हमने उसको इतनी बार गुणा किया। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बी द फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स x1, x2, x3, डैश 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 xn which are finite and continuous along with their derivatives, along with
their derivatives, along with their derivatives, along, continuous along with, WITH, with their derivatives, 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 डेरिवेटिव निकालते हैं ना डिफ्रेंशिएट करके, डेरिवेटिव्स, दैट इज, नीचे से लिखिएगा दैट इज ये आई का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से n, आगे मेंशन कर लीजिएगा। फॉर एवरी i इज इक्वल टू 1, 2, 3, डैश 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 n। हो गया। देन द फंक्शनल डेरिवेटिव, then the functional derivative, functional determinant कर लीजिएगा, डेरिवेटिव नहीं, then the functional determinant or Jacobians, then the functional determinant or Jacobians of x bar with respect to x is the determinant of order n square whose element are ये डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे। मैंने यहाँ आई की जगह जे कर दिया है क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सी जगह वैल्यू अलग अलग है। डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे, आई और जे दोनों का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से n। फॉर एवरी आई कॉमा जे इज इक्वल टू 1, 2, 3, डैश 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 n। ध्यान रखिएगा x में सारे इंडेक्स ऊपर, v में सारे इंडेक्स ऊपर। ठीक है। दिस डिटर्मिनेंट इज ब्रीफली डिनोटेड बाय, ब्रीफली मतलब वृहत रूप में, BRIEFLY, ब्रीफली डिनोटेड बाय ये
हो गया। हो गया। जैसे देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट का मान 0 भी आ सकता है, नॉन ज़ीरो भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी, ज़ीरो भी। कहते हैं जब ये डिटर्मिनेंट हमारी 0 के बराबर नहीं होती है तो जितने भी वेरिएबल्स लिए गए हैं x1 x2 x3 डैश 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 xn उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखिए इस बात को लाइन चेंज करके, द n फंक्शंस are said to be independent. The n functions are said to be independent if their functional determinant does not vanish. If their functional determinant does not vanish. Does not vanish. If their functional determinant does not vanish, मतलब फंक्शनल डिटर्मिनेंट है हमारी ये, है ना, ये वैनिश ना हो मतलब ये 0 के बराबर ना हो। दैट इज करके लिखिए, दैट इज के बाद ये हो गया। नीचे से लिखिए, इन दिस केस the equation are solvable, मतलब सॉल्व किया जा सकता है, are solvable for x in terms of x bar. For x in terms of x bar. For x in terms of x bar मतलब क्या कहा गया, अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस केस में हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आप देखती होंगी कई बार लिखा होगा x इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x/4। x बार का मान इससे निकल रहा है तो हमने x का मान x बार के फॉर्म में निकाल दिया। ये केवल तभी पॉसिबल होता है जब वेरिएबल्स हमारे इंडिपेंडेंट हों, डिपेंडेंट होते हैं तब सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसमें हम ये सीखेंगे कि दो कोऑर्डिनेट को आपस में कैसे बदला जाता है।
जैसे 2 डायमेंशन में आप लिखती थी कि कोऑर्डिनेट x और y होता है, कार्टेशियन में ये पोलर में, तो आपने पढ़ा था x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आप करती क्या थी, कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करती थी ना। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे भी हम 2 कोऑर्डिनेट्स लेंगे, एक कोऑर्डिनेट xi लेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट x बार i लेंगे और देखेंगे कि कैसे x बार i को xi के फॉर्म में लिखेंगे और कैसे xi को x बार i के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा लिख लीजिए फिर हम समझा रहे हैं। लिखिए, कंसीडर द टू डिफरेंट n-dimensional frame of reference. Consider the two different n-dimensional frame, F-R-A-M-E, frame of reference। frame of reference का मतलब आपको हम बताए थे, कार्टेशियन में 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस रेफरेंस का काम करती है, पोलर में पोल और x एक्सिस रेफरेंस का काम करती है। रेफरेंस का अर्थ ये होता है कि किसके सापेक्ष हम कोऑर्डिनेट्स को लिख पा रहे हैं। ठीक है, n-dimensional frame of reference, full stop। let the coordinate of a point with respect to these frame of reference let the coordinate of a point with respect to, जैसे यहाँ देखिए पहले क्या हम कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये स्पेस में कोई पॉइंट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई, और पोलर के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर थीटा। तो कहा जा रहा है कि अगर हमने कोई पॉइंट पी लिया तो एक्स आई कोऑर्डिनेट के सिस्टम के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट ये होगा, ठीक है, और एक्स बार आई के रेफरेंस में इसका कोऑर्डिनेट ये होगा। तो हमने एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में लिख दिया। तो यहाँ पे भी हमने एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस के रूप में लिख दिया। बात समझ में आई ये चीज़?